अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सर, रोटेशनल क्वांटिटीज के ग्राफ में प्रॉब्लम आ रही है और ऐसी क्वांटिटी जिसमें टेंजेंशियल एक्सलेशन और सेंटीमीटर एक्सलेशन इकट्ठे फाइंड करने हो, काइंडली क्लियर कीजिए। रुबाब बच्चे, लास्ट लेक्चर्स देखें, मैंने डिटेल में टेंजेंशियल और सेंटीमीटर को एक्सप्लेन किया हुआ है। एक दफ़ा नहीं, बार बार उन लेक्चर्स को देखें। जितने भी मैक्सिमम पॉइंट आपके पास उससे रिलेटेड हैं वो सारे कवर हुए हैं। बैंकिंग ऑफ रोड वाला भी मैंने सेंटीमीटर फोर्स वाले टॉपिक में बताया हुआ है कि बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं और एंगल का रोल क्या होता है। नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइव लेक्चर्स का बता दिया जाता है स्केजुअल कि कौन सा यूनिट आज पढ़ाया जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और मैंने आपको कल बताया भी था कि अब से फिजिक्स की जो लाइव क्लास होगी, वही जो लाइव क्लास की वीडियोस होंगी वो आपको एलएमएस पे भी अवेलेबल होंगी। मतलब मैं ऐसा कोई डिफरेंट वीडियो उस पर अपलोड नहीं करूँगा, एलएमएस की वीडियो ही आपके पास लाइव वीडियोस के तौर पे होंगी। आप लोगों को मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो बता दें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज हमने कौन सा यूनिट स्टार्ट करना है, उसमें क्या कुछ पढ़ना है, और उसके बाद फिर हम उस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। और जब मैं यूनिट को स्टार्ट करूंगा तो मैं आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ये मैं पहले से आपको बता दूं। जब मैं आपको कहूंगा कि अब आप क्वेश्चन पूछें, जब मैं आपको कहूंगा कि अब आप क्वेश्चन पूछें, तब आप क्वेश्चन पूछेगा। रुबा फातिमा, चैप्टर नंबर 3 के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, और जिस दिन अपलोड किए थे डिटेल में मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था। आप ग्रुप में मेरे मैसेज देखें और एलएमएस पे जाएं। 20 मिनट्स के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं सारे डिटेल में। चले पहले इंट्रोडक्शन सुन लें इस यूनिट के बारे में कि इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। और जब आपको कहा जाएगा कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कि क्वेश्चन पूछें, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकेंगे। हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूनिट नंबर 4, दैट इज वेव्स। अब इस यूनिट के बारे में सुन लीजिएगा कि इस यूनिट वेव्स के अंदर आप लोग दो यूनिट्स को कवर कर रहे होंगे। दो यूनिट से मुराद है दो चैप्टर्स। कि अगर हम एफएससी की बात करते हैं तो एफएससी में वेव्स आपके पास जो चैप्टर नंबर 8 होता है, लेकिन यहां पर जो वेव्स पीएमसी ने यूनिट बनाया, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन बनाया दो यूनिट्स का। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 7 जो ऑसिलेशन का है वो भी शामिल है, और इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 8 वेव्स का है वो भी शामिल है। तो ये दोनों यूनिट मिलाकर हमारे पास ये यूनिट कंप्लीट होता है। अब ऑसिलेशन का जो यूनिट है वो ऐसा कंप्लीट नहीं है। ऑसिलेशन के यूनिट के अंदर उसने सिर्फ बात की हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की, और इसके अलावा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कुछ वेरिएबल्स जो यूज होते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यूज होता है, हमारे पास एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, उन वेरिएबल्स की बात हम कर रहे होंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, तो जब हम इस यूनिट में कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे होंगे तो जो जो चीजें उससे लिंक होंगी हम उनको कवर कर रहे होंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं वेव्स की, वेव्स जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, ये ऑलमोस्ट आप 90% इस यूनिट को कवर करोगे। स्टार्टिंग फ्रॉम टाइप्स ऑफ वेव्स, हमारे पास जो वेव्स की टाइप्स हैं, और वो स्पेसिफिकली इस यूनिट के अंदर जो हम टाइप्स पढ़ते हैं वो मैकेनिकल वेव्स की पढ़ते हैं, जिसमें ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल आता है, प्रोग्रेसिव और पीरियोडिक वेव्स आती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर स्पेसिफिकली, और इसके साथ हम देख रहे होंगे कि हमारे पास न्यूटन्स फार्मूला क्या है, लेप्लास करेक्शन क्या है, और स्पीड ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देन
इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब इस टॉपिक को कवर किया जाता है तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर इसके रिजल्ट्स हैं, और वो जो रिजल्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के, वो आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं। जैसे आप लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव का जो रिजल्ट यहां पर डिस्कस करोगे वो इंटरफेरेंस का करोगे। तो इंटरफेरेंस हमारे सिलेबस के अंदर है। इंटरफेरेंस के बाद आप स्टेशनरी वेव को डिटेल में पढ़ोगे, चाहे वो स्ट्रिंग का केस हो, चाहे वो हमारे पास पाइप का केस हो जो दोनों एंड से ओपन है या एक एंड से ओपन है। तो स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, हम इनको भी कवर कर रहे होंगे। और फिर आपका जो टॉपिक रह जाता है इसके अंदर वो बीट्स का रह जाता है, क्योंकि तीसरा जो रिजल्ट है वो बीट्स का है। अब बीट्स उन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन एक ही टॉपिक रह जाता है, तो मैं आपको ये टॉपिक भी कवर करवाऊंगा ताकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव के तमाम रिजल्ट्स कंप्लीट हो। और फिर लास्ट में जो टॉपिक हमने इस यूनिट में पढ़ना है दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट। वो डॉपलर्स इफेक्ट है, और डॉपलर्स इफेक्ट के केसेस पर ऑब्जर्वर इज मूविंग, सोर्स इज मूविंग या बोथ आर मूविंग, उसको पढ़ेंगे और साथ उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसको भी करेंगे। तो बहुत सारी चीजें इस यूनिट के अंदर थ्योरेटिकल हैं, बहुत सारी चीजें इसमें मैथमेटिकल हैं, लेकिन हर तरह के एमसीक्यूज इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जहां पर आपसे इंटरफेरेंस की कंडीशंस पूछी हो, और चाहे आपके पास ऑब्जर्वर की वेलोसिटी फाइंड करने को कहा जाए और आपको रिलेटिव मोशन का कोई केस दे दिया जाए। अच्छा, आप लोग जो बच्चे अभी ज्वाइन किया, डिस्कशन के बारे में मैंने आप लोगों को ग्रुप में बता दिया। यूनिट नंबर 2 की डिस्कशन मैंने अपलोड कर दी है, उसको देख लें। यूनिट नंबर 3 की डिस्कशन आपकी क्लास जब एंड होगी आप देखेंगे तो यूनिट नंबर 3 की डिस्कशन वीडियो भी अपलोड हुई होगी। तो यूनिट नंबर 2 और 3 दोनों की डिस्कशन पोर्टल पे अवेलेबल होगी। जी, अब टॉपिक स्टार्ट होने से पहले निब्रा क्या क्वेश्चन है आपका, पूछ लें, उसके बाद लाइव चैट एक तरह की क्लोज हो जाएगी। एक बच्चे का क्वेश्चन था एलएमएस के एमसीक्यूज। मैं पहले भी कह चुका हूं कि एलएमएस के एमसीक्यूज की डिस्कशन मैं आप लोगों को दूंगा। टेस्ट यूनिट 3 का प्रेजेंट है, उसको हम दोबारा से रीसेट कर रहे हैं। जिन लोगों का इशू था वो भी आपका कवर हो जाएगा। निम्रा, ग्रुप के अंदर मैसेज को पढ़ा करें। मैंने बताया था यूनिट नंबर 3 के जो टॉपिक्स हैं मैंने वो डिटेल में एलएमएस पे अपलोड कर दी हैं। तो जो चीज मैंने यहां लाइव लेक्चर में पढ़ानी थी वो मैंने सेम डे के ऊपर अपलोड कर दिए थे। मैमूना, आपके लिए भी इसका आंसर है कि जो टॉपिक आपको लग रह गए थे वो डिटेल में एलएमएस पे अवेलेबल है। और डिटेल का मतलब ही डिटेल है कि मतलब पूरे टॉपिक्स को मैंने 23 मिनट्स में कवर करवाया हुआ है, ईच एंड एवरी पॉइंट। शायद मैं वो लाइव लेक्चर में भी मिस कर जाता, लेकिन मैंने उनको रिकॉर्डेड के अंदर कवर किया और पूरे टॉपिक को ब्रेक करके कवर किया। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को सेपरेट एक्सप्लेन किया, सेंट्रीपिटल फोर्स को, उसके केसेस को सेपरेट किया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सेपरेट किया। इसी तरह से टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन जो हम उस बात कर रहे थे उस दिन, उसको मैंने सेपरेट एक वीडियो की फॉर्म में अपलोड किया। फिर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन वो सेपरेटली अवेलेबल है। जैद अब्दुल जब्बार, ये लास्ट से मैंने बात की थी कि फिजिक्स के अब जो लेक्चर्स होंगे वो लाइव लेक्चर्स वाले ही होंगे, उन्हीं को ब्रेक करके आपके पास अवेलेबल होंगे। तो सुबह के टाइम नहीं, जो डे होगा उस दिन शाम को लेक्चर के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। गुलाब खान, मैंने कल बता दिया था सेशन में, और उसके अलावा मैंने अपडेट भी किया था आप लोगों को ग्रुप के अंदर। आप लोग को आइडिया होना चाहिए, जब होगा बताया जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट जो है मेंटी की वो नेक्स्ट संडे है। अब कोई क्वेश्चन नहीं, सुने। फिर वही बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला बता दें, अभी तो बताया मैंने कि वो एलएमएस पे अपलोड कर दिया। मैंने सिर्फ फिजिक्स की बात की है, फिजिक्स के होंगे, बाकियों के नहीं होंगे। चलिए आज एक चीज करके देखते हैं, लाइव चैट को क्लोज करके देखते हैं। लाइव चैट क्लोज हो गई। अब लाइव चैट को ओपन करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और पहले मैं ऑसिलेशन वाले टॉपिक्स को कवर करूंगा और उसके बाद फिर मैं मूव करूंगा वेव्स की तरफ। ऑसिलेशन में
हम सबसे पहले जो चीज डिस्कस करते हैं वो ये कि हमें पता होना चाहिए कि जब टाइप्स ऑफ मोशन की बात की जाती है तो टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और इनके अलावा हमारे पास एक और मोशन की टाइप भी प्रेजेंट है और वो है वाइब्रेटरी मोशन, जिसको वाइब्रेटरी मोशन के अलावा आप ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हो। अब आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए कि व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन या व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, और साथ ही मैं आपको सर्कुलर मोशन के साथ इसका कंपैरिजन भी बताऊंगा। तो व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? वाइब्रेटरी मोशन को अगर डिफाइन किया जाए तो आप लोग मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हो कि इट इज टू एंड फ्रो मोशन। अब टू एंड फ्रो का मतलब होता है कि आप किसी पॉइंट के टुवर्ड्स और उसे अवे मूव करते हो। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, कि कोई एक फिक्स पॉइंट होगा जिसके अबाउट बॉडी मूव करेगी, और कैसे मूव करेगी? टू एंड फ्रो, टुवर्ड्स एंड अवे। अब यहां पर हमारे पास जो पॉइंट नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि ये जो फिक्स पॉइंट होता है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन के अंदर, इस फिक्स पॉइंट को वाइब्रेटरी मोशन में क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि वाइब्रेटरी मोशन में हम इस फिक्स पॉइंट को नाम देते हैं मीन पोजीशन का। ये हमारे पास मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के अलावा इसको दूसरा नाम जो दिया जाता है दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे कि वो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। तो रेस्ट पॉइंट भी कह सकते हो, क्योंकि इनिशियली बॉडी यहां पर रेस्ट पे होती है, उसकी वेलोसिटी भी जीरो होती है और उसके अलावा उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो होती है। एक और पॉइंट वाइब्रेटरी मोशन के हवाले से जो आप लोग याद रखोगे कि वाइब्रेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या होती है? हर वो मोशन जहां पर बॉडी अपनी मोशन को फिक्स पॉइंट टाइम के बाद रिपीट करे, हर वो मोशन जहां पर बॉडी अपनी मोशन को फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे, हम उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे अगर आप पेंडुलम की एग्जांपल लेते हो तो पेंडुलम को जब उसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाता है तो बॉडी एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा अपनी उस मोशन को रिपीट करती है। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन के अंदर और वाइब्रेटरी मोशन के अंदर जो चीज कॉमन है वो यही है कि बोथ मोशंस आर पीरियोडिक मोशंस। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को कि सर्कुलर मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में जो चीज कॉमन है वो क्या है कि बोथ मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। अदरवाइज अगर आप सर्कुलर मोशन को और वाइब्रेटरी मोशन के डिफरेंस को देखते हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास जो बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होती है, उसका उस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। जब बॉडी हमारे पास एक फिक्स पॉइंट के अबाउट एक सर्कल में रोटेट कर रही होती है तो हमारे पास उस बॉडी का उस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं होता, और वो जो डिस्टेंस चेंज नहीं होता हम उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम उस डिस्टेंस को उस सर्कुलर पाथ का रेडियस बोलते हैं। और जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होती है दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सर्कल का सेंटर है। लेकिन कॉमन चीज मैंने क्या कही थी कि दोनों में कॉमन चीज हमारे पास ये है कि बोथ मोशंस आर पीरियोडिक मोशंस, दोनों पीरियोडिक हैं। जबकि जब आप वाइब्रेटरी मोशन को इसके साथ कंपेयर करते हो कि लेट्स से हमारे पास एक पेंडुलम है और पेंडुलम अपनी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो यहां पर अगर आप देखें कि जब वो अपनी मीन पोजीशन से अवे जाएगा तो उसका डिस्टेंस अपने फिक्स पॉइंट से इंक्रीज हो रहा होगा, और जब वो उस फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स आ रहा होगा उसका डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा होगा। सिमिलरली जब वो लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ मूव करेगा तो लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए फिर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ और वापस आते हुए डिस्टेंस डिक्रीज हुआ। तो हम यहां पर क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो सेम नहीं रहता। वाइब्रेटरी मोशन में हमारे पास जो डिस्टेंस होता है कहां से? फ्रॉम फिक्स पॉइंट। जिस फिक्स पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं? जिस फिक्स पॉइंट को हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन में मीन पोजीशन का, ये क्या है बच्चे? ये हमारे पास वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा होता है। और वेरिएबल बिहेवियर क्या है? वेरिएबल बिहेवियर ये है कि ये इंक्रीज भी करता है, ये डिक्रीज भी करता है, और ये डिक्रीज होकर जीरो भी हो रहा होता है। और वाइब्रेटरी मोशन में जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट बॉडी मूव कर रही होती है हम उस फिक्स पॉइंट को नाम क्या देते हैं? हम उसको नाम देते हैं मीन पोजीशन का। और बॉडी मैक्सिमम जहां तक मूव करके जाती है हम उस पॉइंट को नाम क्या दे रहे होते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन का। और दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और हमारे पास एक क्या है? उसकी मीन पोजीशन है। तो ये एक बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि वाइब्रेटरी और सर्कुलेटरी मोशन में सिमिलर चीज पीरियोडिक मोशन है कि दोनों पीरियोडिक होती हैं। अदरवाइज
हम डिस्टेंस की बात करें, वो एक में कांस्टेंट है और दूसरे में चेंज हो रहा होता है। अब हमने इस यूनिट के अंदर स्पेसिफिकली जिस मोशन को डिस्कस करना है, जिस वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस करना है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको आप उर्दू में सादा मौसीकाई हरकत बोलते हो। हार्मोनिक आपके पास सिमेट्री को चीज यूज करेगी, कोई चीज सिमेट्रिकल है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। एक वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है जिसमें क्या होता है, एक्सेलेरेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इस पॉइंट को मैं यहां पर लिखूं तो फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये कोई नई टाइप हमारे पास नहीं है मोशन की, ये वाइब्रेटरी मोशन की ही टाइप है। और इस टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हमारी जो कंडीशंस होती हैं वो क्या हैं? वो कंडीशंस ये हैं कि एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कि जब बॉडी वाइब्रेट करेगी और मीन से एक्सट्रीम आए या एक्सट्रीम से मीन आए तो उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने के साथ साथ वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज, और डिस्प्लेसमेंट के कम होने के साथ साथ वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट आप कहां से लेते हो? मीन से, एक्सट्रीम से। आपका आंसर होगा दैट डिस्प्लेसमेंट इज टेकन फ्रॉम योर रेफरेंस पॉइंट, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या है? वो रेफरेंस पॉइंट आपका मीन पोजीशन है। दूसरी चीज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि जब बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, और अभी मैं ये आपको डिस्कस करके बताऊंगा भी, तो एक्सेलेरेशन जो होती है डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलेरेशन हमेशा हमारे पास एक ही डायरेक्शन में होगी, और वो डायरेक्शन क्या है? वो हमारे पास डायरेक्शन उसकी मीन पोजीशन है, वो डायरेक्शन उसका फिक्स पॉइंट है। अब इन दोनों चीजों को जब हम मैथमेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन के किसी भी टॉपिक में देखते हैं तो किस तरह से होती है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम लिखें तो हम ये लिखते हैं ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, और सेकंड को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। ये जो नेगेटिव साइन है ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा हमारे पास मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होगी, और जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास इक्वेशन बनती है क्या, ए इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टाइम्स एक्स। यहां पर एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, और आपको पता है वो कांस्टेंट क्या है? जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे या मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करेंगे तो उन तमाम केसेस के अंदर जो कांस्टेंट हमारे पास होता है दैट इज बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो ओमेगा होता है। तो याद रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपके पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो ओमेगा है, वो ओवरऑल कांस्टेंट रह रहा होता है। और ये ओवरऑल कहीं पर भी फार्मूला जब आपका ड्राइव होगा तो ये दोनों चीजों को रिलेट कर रहा होगा कि एक्सेलेरेशन की डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनैलिटी को भी, और नेगेटिव साइन शो कर रहा होगा एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को, कि एक्सेलेरेशन हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होता है। अब इस बात को समझें कि एक्सेलेरेशन मीन पोजीशन के टुवर्ड्स क्यों होता है, फिर मैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलूंगा। जब बॉडी वाइब्रेट करते हुए अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही होती है, बॉडी वाइब्रेट करते हुए अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही होती है, तो क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है? हमारा आंसर सिंपल होगा कि जब मीन से वो एक्सट्रीम की तरफ जा रही होती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही होती है। और आप लोगों ने मोशन के केस में पढ़ा था कि हमारे पास जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है तो हमारे पास एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के अलोंग नहीं होती, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब मीन से एक्सट्रीम जाते हुए जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के क्या होगा, ऑपोजिट, और किस तरफ, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट, इसी को मैं रिपीट करता हूं, जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम जा रही है तो तब तो पता चल गया कि हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलेरेशन उसके ऑपोजिट होती है। लेकिन जब बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट से वापस मीन पोजीशन की तरफ आती है तो क्या होता है, इसके रिवर्स, तब हमारी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज कर रही होती है। और हमने पढ़ा क्या था कि जब वाइब्रेटिंग बॉडी या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो उस केस में एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के अलोंग होती है।
अब जरा इन दोनों केसेस को देखो, एक में आप मीन से एक्सट्रीम जा रहे हो और एक में एक्सट्रीम से मीन जा रहे हो। मुझे जरा लाइव चैट में एक बात बताइएगा कि हमारे पास दोनों केसेस में एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है क्या वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन नहीं है? चाहे मीन से एक्सट्रीम चाहे एक्सट्रीम से मीन, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन दोनों केसेस में टुवर्ड्स मीन पोजीशन नहीं है। तो हमें नजर आ रहा है कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है और यही वजह है कि हमारे पास हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन का कोई भी केस हो, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये जो नेगेटिव साइन हमारे पास आता है ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास एक्सेलेरेशन हमेशा मीन पोजीशन के क्या होगा? वो टुवर्ड्स होगा। एक्सेलेरेशन हमेशा क्या होगा? वो मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट था, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी कि हमारे पास क्यों नेगेटिव साइन आता है। तो नेगेटिव साइन की वजह पता चल गई कि चाहे बॉडी मीन से एक्सट्रीम जाए चाहे एक्सट्रीम से मीन आए, दोनों केसेस में एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हम कई दफा सोचते हैं कि शायद सिंपल हार्मोनिक मोशन के ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, ऐसा नहीं है, इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी बात करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहे वो पेंडुलम में हो चाहे वो मैस स्प्रिंग सिस्टम में हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी ओबेड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि वाइब्रेटिंग बॉडी की ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम ये बात पढ़ते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होती है। जो टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होगी। और चाहे वाइब्रेटिंग बॉडी हमारे पास मीन पर है चाहे एक्सट्रीम पर है, टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर क्या होगी? वो सेम होगी। और ये आगे जाकर हम एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जहां स्पेसिफिकली हम मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हुए इस चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पेंडुलम को डिस्कस क्यों नहीं करते? कि हम पेंडुलम की बात क्यों नहीं करते कि वहां पर कैसे एनर्जी कंजर्व नहीं रहती? बच्चे, एनर्जी वहां भी कंजर्व रहती है, लेकिन हम उसको डिस्कस इस वजह से नहीं करते क्योंकि उसका केस बड़ा सिंपल सा है कि जैसे अगर ये पेंडुलम है, आप इस पेंडुलम को इसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करके जब एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर जाते हो तो बेसिकली आप उसकी हाइट को चेंज कर रहे होते हो। कि अगर मैं कहता हूं कि इनिशियली मेरे पास जो पेंडुलम था वो ग्राउंड से H1 हाइट पे था, तो आपने उसको डिस्प्लेस करके कहां ले गए? H2 हाइट के ऊपर। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो हम कहेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज डेल्टा H। और डेल्टा H किसके इक्वल है? वो H2 माइनस H1 के इक्वल है। तो जब हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताएं कि हमारे पास जब बॉडी को एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर हम रिलीज करेंगे तो ये बताएं कि बॉटम पॉइंट पर आते हुए, मीन पोजीशन पर आते हुए उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, हम कहेंगे कि एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर बॉडी जाके रुक जाती है इंस्टेंटेनियसली, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर टोटल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। और जब बॉडी को वहां से आप छोड़ते हो और वो एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करके मीन पोजीशन की तरफ आती है, तो मीन पोजीशन की तरफ आते हुए वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है और वहां टोटल एनर्जी किसके इक्वल है? काइनेटिक के इक्वल है। लेकिन ये दोनों चीजें चाहे मीन चाहे एक्सट्रीम, इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम। तभी हम करेंगे क्या? हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आप क्या पुट करोगे? mg डेल्टा H। काइनेटिक क्या पुट करोगे? हाफ m v स्क्वायर। और यहां पर आपका m से कैंसिल होगा और इस फॉर्मूला के थ्रू हम मीन पोजीशन पर उस सिंपल पेंडुलम की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो याद करो, ये सिमिलर फार्मूला हमने कहां पढ़ा था? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के अंदर। तो मतलब पेंडुलम के केसेस को सॉल्व करने के लिए हमें कोई सेपरेट फार्मूला रिक्वायर्ड ही नहीं है। हमें सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करना है। एक्सट्रीम पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी 100% मीन पे काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, दोनों को इक्वेट करें, आपका रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस बुक्स में क्वेश्चन मिलते भी हैं कि आपको ओवरऑल उसकी डिस्प्लेसमेंट दे दी जाती है, वर्टिकल हाइट दे दी जाती है और कहा जाता है मीन पॉइंट पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करें। तो ये रिजल्ट आप सिंपल अप्लाई करके वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो। फिर एक और चीज जहां पर आप लोग थोड़ा सा तंग होते हो
वो ये कि कई दफा एग्जामिनर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके देता है, और वो चेंज करके ये देता है कि जब आपने उस पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर गए तो सिंपली आपने उसको रिलीज नहीं किया, बल्कि उस पॉइंट के ऊपर आपने उसको पुश भी किया। अब बच्चे, अगर आप इनिशियली उसको पुश करोगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहले केस में तो आपने सिंपल उसको रिलीज किया था, वहां पर आपकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। लेकिन जब आपको वो कहेगा कि आपने उसको पुश किया, अब बताओ कि मीन पोजीशन पर जब वो बॉडी पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो बच्चे फिर क्या होगा? फिर याद रखिएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगी, ये जो पुश दिया इसकी एक सर्टेन वेलोसिटी वो आप लोगों को देगा। फिर आप लोग क्या करोगे? फिर आप जब इक्वेट करोगे कि जितनी एनर्जी आपके पास एक्सट्रीम पर है उतनी एनर्जी आपके पास मीन पर है, फिर एक्सट्रीम पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, बल्कि एक्सट्रीम पर इस पोटेंशियल एनर्जी के अलावा आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी जिसकी वेलोसिटी गिवन होगी। और फिर इसको इक्वेट करोगे किसके साथ? मीन पर काइनेटिक एनर्जी के साथ। और जो वेरिएबल आपने कैलकुलेट करना होगा, लेट्स से ये वेलोसिटी, इक्वेट करने से वो वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये दो डिफरेंट तरह के मैंने आपको केसेस बताए। एक वो केस बताया जहां पर सिंपली आपने पेंडुलम को रिलीज किया और पेंडुलम की मीन पोजीशन पे वेलोसिटी फाइंड कर ली। और दूसरा वो मैंने केस बताया जहां पर एक्सट्रीम के ऊपर आपने इनिशियल एक पुश दिया, तो आपको एग्जामिनर वेलोसिटी दे देगा, उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेट करोगे, आपका रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि ओवरऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। चलते हैं इसके फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में यह बात याद रखिएगा कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप कहते हो कि एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक एक्सेलेरेशन भी मैक्सिमम होगी। लेकिन उस पॉइंट पर जाकर बॉडी रुक जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, तो वहां पर आपकी जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी और किसके इक्वल? 0। और जब हम इसके रिवर्स केस की बात करेंगे कि बॉडी जब एक्सट्रीम की बजाय मीन पोजीशन होगी, तब क्या होगा? याद रखें, मीन पोजीशन के ऊपर आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। तो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आप क्या कहोगे कि मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलेरेशन मिनिमम होती है और इस पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी क्या होती है? वो मैक्सिमम होती है। तो ये भी जो कैरेक्टरिस्टिक है कि एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी में से एक की वैल्यू 0 और दूसरी की वैल्यू मैक्सिमम, ये भी सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होता है। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों 0 हों? सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों 0 हों? तो याद रखिएगा, सवाए स्टार्टिंग पोजीशन के, जब बॉडी की वाइब्रेशन स्टार्ट नहीं हुई, उसके अलावा कोई पॉइंट ऐसा नहीं होता जहां वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों 0 हों। दोनों में से एक चीज हम देखेंगे कि मीन और एक्सट्रीम पर 0 है, तो दूसरी चीज क्या है? मैक्सिमम है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हमारे पास जब वाइब्रेटिंग बॉडी रेस्ट पोजीशन पर होगी तो उस पोजीशन के ऊपर हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या है? वो दोनों 0 हैं। अदरवाइज कोई एक चीज 0 होगी मीन और एक्सट्रीम के ऊपर। एक क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल सा, मैं आपसे पूछता हूं, मतलब कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर आप लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हो? क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हो? तो आंसर होगा नो, क्योंकि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओवरऑल जो एक्सेलेरेशन होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती। हमने ऊपर पढ़ा कि एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और हर पॉइंट के ऊपर हमारी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। तो एक्सेलेरेशन अगर ओवरऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन में कांस्टेंट नहीं होगी, तो याद रखिएगा कि वी कैन नॉट अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन को कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते।
क्योंकि ये कंडीशन थी इक्वेशंस ऑफ मोशन की कि एक्सेलेरेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स की बात करें, और स्पेसिफिकली मैं उन एग्जांपल्स की बात करूंगा जो हमारे सिलेबाई के अंदर है कि जिनको हम पढ़ते हैं और या थोड़ा बहुत अब पढ़ेंगे। तो इन एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी आती है चीज? सिंपल पेंडुलम, इसके अलावा मैस स्प्रिंग सिस्टम, और मैस स्प्रिंग सिस्टम चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, दोनों हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करेंगे। तो थर्ड एग्जांपल जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है? रिसेंटली अभी यूनिट नंबर 3 का जो टेस्ट था उसमें एक क्वेश्चन था कि अगर एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से तो उसकी मोशन क्या होगी? और ऑप्शंस में जो था वो था कि पीरियोडिक और सिंपल हार्मोनिक होगी, सिंपल हार्मोनिक होगी, पीरियोडिक नहीं होगी, पीरियोडिक होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो उसका जो राइट आंसर था वो राइट आंसर क्या था? उसका राइट आंसर ये था कि जो पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता है उसकी मोशन सर्कुलर है, वो पीरियोडिक जरूर होगी लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। वो मोशन उस पार्टिकल की पीरियोडिक जरूर होगी लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो यहां पर आप लोगों ने याद रखना है कि जब सर्कुलर मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेकर आया जाता है तो वो उस बॉडी की नहीं होती जो सर्कल में रोटेट कर रही है, बल्कि किसकी होती है? वो हमारे पास होती है प्रोजेक्शन की। किसकी? प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हो तो वेक्टर का कंपोनेंट आता है और वो कंपोनेंट जो दूसरे वेक्टर के अलोंग हो उसको प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम जो बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही होगी हम उस बॉडी का क्या देखेंगे? प्रोजेक्शन देखेंगे। किस पर? चाहे एक्स एक्सिस पे देखो, चाहे वाई एक्सिस पे देखो, और चाहे सर्कल के किसी भी डायमीटर के अलोंग देखो। तो होगा क्या? प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग एनी डायमीटर ऑफ अ सर्कल। उस सर्कल के किसी भी डायमीटर के अलोंग, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस का होना जरूरी नहीं है, यह भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। तो ये आपके पास पहला ब्रीफ टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मींस एक्सेलेरेशन तभी जीरो होगी जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो होगी। नंबर 2, एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। चाहे बॉडी मीन से एक्सट्रीम जाए, एक्सट्रीम से मीन आए, एक्सेलेरेशन अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। और एक्सेलेरेशन के फार्मूलाज के अंदर नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब हर पॉइंट पे आप पोटेंशियल और काइनेटिक का सम लोगे वो हर पॉइंट पे सेम आएगा। फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब एक्सट्रीम पोजीशन आती है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम, लेकिन वेलोसिटी जीरो। और मीन पोजीशन के ऊपर जब बॉडी मीन को क्रॉस करेगी तो वहां पर हम ये देखेंगे कि हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? वो जीरो होगी। तो ये हमारे पास ओवरऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे इसके। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के ग्राफ्स को डिस्कस करना है। सी पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे, कैसरा याकूब। तो सी पॉइंट को इतना परेशान ना हो, ये प्रॉपरली आगे बताऊंगा कि किस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी का प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। जी फातिमा जिया सबाहत, आपने क्या पूछना है? जल्दी से पूछें। उस्मान गनी, लास्ट पॉइंट मैंने बता दिया कि आगे टॉपिक आएगा मैं बताऊंगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव होगी डायरेक्शन की वजह से। वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला में नेगेटिव साइन आता है, उसी तरह यहां पर भी नेगेटिव साइन उसके सेंटर की तरफ होने को रिप्रेजेंट करेगा। हाउ वेलोसिटी इंक्रीज टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, गलत पढ़ रहे हो बच्चे, वेलोसिटी एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए डिक्रीज करती है। जी का क्या इफेक्ट होगा? पेंडुलम पे ऑब्वियसली जी का इफेक्ट होगा। जी की वैल्यू के चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज होता है, स्पीड चेंज होती है। पॉइंट सी बता चुका हूं कि पॉइंट सी आगे पढ़ना है।
फिर वही बात बार बार पूछ रहे हो। जब कोई दूसरा सवाल पूछा करे तो उसका जवाब सुना करें। राजा मोहम्मद हसीब, डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक वेलोसिटी से नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट के चेंज का ताल्लुक वेलोसिटी से होता। हम डिस्प्लेसमेंट के चेंज को देखेंगे कि जब डिस्प्लेसमेंट का चेंज जीरो, वेलोसिटी जीरो, और जब डिस्प्लेसमेंट का चेंज मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, ये नेक्स्ट ग्राफ में आएगा। लीनियर मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन हम नहीं बोलते क्योंकि ये है ही वाइब्रेटरी मोशन से रिलेटेड। प्रोजेक्शन बताऊंगा आगे जाकर, वही बातें बार बार। हाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज वेलोसिटी, एनर्जी। जब आप एक्सट्रीम की तरफ जा रहे होते हो तो हमारे पास एनर्जी क्या कर रही होती है, चेंज हो रही होती है। एक्सट्रीम की तरफ पोटेंशियल बढ़ रहा होता है, काइनेटिक कम हो रहा होता है। चाहे वो मीन की तरफ आए चाहे एक्सट्रीम की तरफ आए, नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन को शो करेगा। हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहती। किसका एंगल लार्ज और स्मॉल का केस बता दूं। अभी जो आपने पढ़ना है उसकी तरफ देखें। सर अजान हो रही है, नमाज टाइम 7:20 है, 7:30 पे वापस आएंगे और आगे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आप लोग वो सवाल पूछ रहे होते हैं जो आगे पढ़ना होता। सब्र आप में होना चाहिए। नमाज का टाइम 7:30 पे क्लास को हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। लाइव चैट में बंद करके जा रहा हूं ताकि आप लोग बजाय यहां गपशप लगाने के नमाज पढ़ें।
चले बच्चे, वापस नमाज की ब्रेक के बाद अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको गौर से सुनना ज़रूरी है। और गौर से सुनने का मतलब यह है कि बजाय इसके कि लाइव चैट में मैसेज करो, उन पॉइंट्स को सुने और समझें, और उस पॉइंट की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज पहले करवा दूं ताकि आपको आगे जाके मसला ना पड़े। हमने मोशन एंड फोर्स के यूनिट में एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास अगर ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, टाइम अलोंग एक्स, तो उस ग्राफ की अगर स्लोप को कैलकुलेट किया जाए तो वो वेलोसिटी होती है। फिर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर स्लोप हमारे पास हो एक्सेलेरेशन और टाइम के ग्राफ की, सॉरी वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की, तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की जो स्लोप हमारे पास होती है दैट इज एक्सेलेरेशन, वो एक्सेलेरेशन के इक्वल है। अब ये बातें हमें पढ़ी हुई हैं। अब इन बातों को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के ग्राफ्स को पढ़ना है तो आपने इनको प्रॉपर्ली अप्लाई भी करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसकी शेप कुछ यूं है कि वो ग्राफ कर्व है लाइक दिस। अब मैं आपको कहता हूं इस ग्राफ को रीड करें कि ये पॉइंट मेरे पास ए है, ये पॉइंट मेरे पास बी है और ये पॉइंट मेरे पास सी है। तो मूविंग फ्रॉम ए टू सी क्या बिहेवियर है, आप क्या करोगे, आप हर पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करोगे। और जिसको इसमें मसला हो वो दोबारा मोशन एंड फोर्स के लेक्चर्स को सुने ताकि उसके ये पॉइंट क्लियर हो। हम ए पॉइंट के ऊपर जब ड्रॉ करते हैं टेंजेंट को, हमने यहां पर ए पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ किया। टेंजेंट को ड्रॉ करने का मतलब होगा कि हम उसका एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे। एक्स एक्सिस से जब एंगल देखा तो वो एंगल 90 से लेसर है। आपने कहा कि यहां स्लोप क्या है, पॉजिटिव।
और अगर ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है तो आप कहोगे इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। ए के मुकाबले में जब बी पर गए और बी पर आपने जाकर टेंजेंट को ड्रॉ किया तो वहां पर आपका जो एंगल है अभी भी वो 90 से लेसर, लेकिन हो क्या रहा है, वो एंगल पहले से डिक्रीज कर गया। ए पॉइंट पर जो आपका एंगल था वो ग्रेटर था एज कंपेयर टू बी, और इसी तरह जब सी पे पहुंच के टेंजेंट को ड्रॉ करोगे वहां पर एंगल टोटली रिड्यूस होके कितना हो गया, 0। और जब एंगल 0 होता है तो आपकी स्लोप की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब जब ग्राफ सैड फेस का बन रहा है ऊपर को जाते हुए तो आप देख रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। और हमने पढ़ा था कि एंगल अगर डिक्रीज हो 90 से अवे तो हमारी स्लोप भी तो डिक्रीज होती है। अगर एंगल 90 से अवे डिक्रीज करे तो स्लोप क्या होती है, डिक्रीज। इसका मतलब tan थीटा ए ग्रेटर होगा tan थीटा बी से और tan थीटा बी ग्रेटर होगा tan थीटा सी से। तो अगर ये ग्राफ मैंने मेंशन किया है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप किसके इक्वल है, वेलोसिटी। तो मैं क्या कहूंगा, वेलोसिटी ए पर ग्रेटर है बी से और बी पर ग्रेटर है किससे, सी से। कहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, क्या वेलोसिटी ए पर मैक्सिमम है या सी पे मैक्सिमम है। आप कहोगे जहां पर स्लोप ज्यादा है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम है और जहां स्लोप कम है वहां वेलोसिटी मिनिमम। तो मैं अगर पॉइंट ए और सी को कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कहां पर है, वो पॉइंट ए के ऊपर है, और जो मिनिमम वेलोसिटी और 0 के इक्वल है वो कहां पर है, वो आपके पास पॉइंट सी के ऊपर है। और अगर आप यहां रिप्लेस करना चाहो आप रिप्लेस कर दो, अब बजाय यहां डिस्प्लेसमेंट के वेलोसिटी ले लो। जब डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी लोगे तो क्या होगा, अब आपकी जो स्लोप होगी वो किसके इक्वल आएगी, एक्सेलेरेशन के। लेकिन ग्राफ की शेप तो यही होगी। तब भी आप ये कहोगे कि हमारे पास एक्सेलेरेशन पॉइंट ए पे ग्रेटर है बी से और बी पे ग्रेटर है किससे, सी से। तब भी यही कहेंगे कि एक्सेलेरेशन कहां पर मैक्सिमम है, आप कहेंगे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम हमारे पास इस केस में पॉइंट ए पर है और एक्सेलेरेशन मिनिमम कहां पर है, दैट इज 0 एंड दैट इज एट पॉइंट सी। एक इसके रिवर्स ग्राफ की प्रैक्टिस भी आपको करवा दूं ताकि आगे जब ग्राफ पढ़ें तो आप उनको इजीली रीड कर सको। अब इसके रिवर्स ग्राफ का मतलब यह है कि अब आपके पास वैल्यू बढ़ नहीं रही बल्कि जो वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट पे गई थी अब वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दोबारा इन पॉइंट्स को कोई नाम दे देते हैं। इनको नाम मैं देता हूं कि ये पॉइंट मेरे पास है अब सी जो पहले जैसा था, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई। फिर इन पे टेंजेंट को ड्रॉ करो। जब टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो सी पर टेंजेंट तो वही होगा, डी पर टेंजेंट आप देखोगे कि एंगल इंक्रीज कर गया, और सबसे ज्यादा जो टेंजेंट का एंगल इंक्रीज करेगा वो कहां करेगा, ई पॉइंट के ऊपर। अब सी पॉइंट पर आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, आपका एंगल 0 है। अब डी पर देखें बच्चे, तो डी पर आपको नजर आ रहा है कि आपका जो एंगल है वो 90 से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप अब पॉजिटिव नहीं है, अब स्लोप आपके पास नेगेटिव है। और जब आप ई पॉइंट पर गए तो ई पॉइंट पर भी एंगल 90 से ग्रेटर जरूर है लेकिन 90 के करीब है। 90 से ग्रेटर जरूर है लेकिन 90 के क्या है, करीब। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी आपका टेंजेंट 90 को अप्रोच करेगा स्लोप बढ़ेगी। जब भी आपका टेंजेंट 90 को अप्रोच करेगा स्लोप बढ़ेगी, वजह 90 डिग्री पर स्लोप मैक्सिमम होती है। अब मैं अगर कंपैरिजन इसका लिखना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, अब मैं कहूंगा कि एंगल जो है वो ई पर ज्यादा है, बल्कि मैं सॉरी उल्टा के लिख रहा था, एंगल हमारे पास कहां ज्यादा है, सी पे तो 0 है, एंगल हमारा ज्यादा है कहां पर, डी पर। किससे, ई से। लेकिन जो स्लोप है tan थीटा वो डी पर कम है किससे, एज कंपेयर टू ई। क्या ये बात करेक्ट है कि एंगल डी पे ज्यादा है ई से, लेकिन जो स्लोप है वो ई पर ज्यादा है डी से। इस पॉइंट को वेरीफाई करें, क्या ये पॉइंट करेक्ट है। और वजह आप लोगों को मैंने बताई थी, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये कि जो डी पॉइंट है वो डी पॉइंट अवे फ्रॉम 90 है, और जितना आप 90 से अवे होते हो आपकी स्लोप कम होती है। और जो ई पॉइंट है दैट इज क्लोजर टू 90, वो 90 के क्लोजर है। और अगर आपके पास ई पॉइंट 90 के क्लोजर है तो वहां पर आपके पास स्लोप क्या होगी, ज्यादा। अब अगर ये ग्राफ फर्ज करो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे जहां स्लोप ग्रेटर है वहां आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू भी ग्रेटर है। और अगर
ये हमारे पास ग्राफ किसका होता, एक्सेलेरेशन का। आप कहते हैं कि एक्सेलेरेशन पॉइंट ई पर ग्रेटर होगी किससे, पॉइंट डी से। तो रिजल्ट वैसे ही है। तो ग्राफ को आपने प्रॉपर्ली रीड करना, क्योंकि मैं जब आगे ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं इसको दोबारा बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मोशन एंड फोर्स में ये बातें बार बार कही हैं कि एंगल 90 के जितना करीब होगा स्लोप ज्यादा, एंगल 90 से जितना दूर होगा स्लोप कम। तो यहां पर आप दोनों को कंपेयर करो, जो ये एंगल है ये 90 से दूर है डी पॉइंट पर, और जो आपके पास ई वाला पॉइंट है वो एंगल 90 के क्या है, क्लोज। तो जो एंगल 90 पे क्लोज होगा वहां स्लोप ग्रेटर होगी, और जो एंगल 90 से दूर होगा वहां स्लोप क्या होगी बच्चे आपके पास, लेसर होगी। तो ये बातें पड़ी हुई हैं, कोई नई बात मैं आप लोगों से यहां पर नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज रिवाइज करवा रहा हूं, ताकि अब जो ग्राफ बनने लगे हैं उसमें आप लोग परेशान ना हो कि हो क्या रहा है। प्रॉपरली उसको सुनिएगा और साथ साथ समझिएगा, एंड में फिर कुछ कहोगे कोई क्वेश्चन तो मैं उसको रिपीट करूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज ग्राफ्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के ग्राफ्स कैसे होते हैं। इस टॉपिक में हम दो तरह के ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ग्राफ्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा टॉपिक है, और हम इस टॉपिक में दो तरह के ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। एक ग्राफ होगा जहां पर हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन को विद टाइम डिस्कस करेंगे, और फिर इनको आपस में डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ कैसा होता है, वेलोसिटी का एक्सेलेरेशन के साथ ग्राफ कैसा होता है, और एक्सेलेरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के ग्राफ्स के बारे में अगर एमसीक्यू आए कि इनके ग्राफ कैसे होते हैं, तो आपका आंसर होता है साइनोसाइडल। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव फॉर्म है, जो ग्राफ है, वो साइनोसाइडल है। और साइनोसाइडल का मतलब क्या होता है, साइनोसाइडल का मतलब होता है ऐसा ग्राफ जो साइन फंक्शन जैसा हो। साइन फंक्शन मीन साइन थीटा, कि जैसा ग्राफ हमारा साइन थीटा का होता है वैसा ही ग्राफ हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का होता है। अब माइंड में आता है कि साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, तो बच्चे साइन की वैल्यूज अगर आपको याद हो तो आप उसके ग्राफ को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस तरह का होगा। कि जब आपके पास एंगल 0 होता है साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। जब आपके पास एंगल 90 डिग्री होता है आपके पास साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम और +1। जब आपके पास एंगल 180 होता है तो 180 के ऊपर आप जानते हो कि साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहां के पास 0 आ जाएगा। और इसी तरह से हम जब आगे जाते हुए एंगल की बात करेंगे कि हमारे पास एंगल जो है दैट इज 270, तो 270 के ऊपर हमारे पास साइन की वैल्यू दोबारा मैक्सिमम होती है लेकिन नेगेटिव होती है। और लास्ट में जब हमारा एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई, हमारे पास दोबारा से वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब इन पॉइंट्स को जब मिलाया जाता है तो हमारे पास जो ग्राफ की शेप बनती है वो इस किस्म की बनती है। और जहां पर भी ग्राफ आप इस शेप का पढ़ते हो, चाहे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो या अल्टरनेटिंग करंट हो, आप उस ग्राफ को क्या बोलते हो कि उस ग्राफ की शेप क्या है, साइनोसाइडल है, साइन फंक्शन की ग्राफ है। और इस चीज को हम जब एफएससी में इस टॉपिक को पढ़ते हैं डिटेल के अंदर तो हम प्रूव भी करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है उसमें साइन थीटा आता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है उसमें क्या आता है, साइन थीटा। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा वो साइन फंक्शन का होगा। मैं अगर आपको विदाउट ग्राफ अगर ये बात समझाने की कोशिश करूं कि क्यों हम कहते हैं कि ग्राफ हमारे पास एक जैसे हैं, तो उसके लिए समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की। कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो इनिशियली हमारे पास कहां पर है, मीन पोजीशन के ऊपर, एंड दैट इज O। अब जब ये बॉडी अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करती है, टू एंड फ्रो मोशन शो करती है, तो आप लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हो कि जब वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रही होती है O to A, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जब एंगल आपके पास या फेज 0 डिग्री था तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी। जब आपका फेज 90 डिग्री हुआ, बॉडी
टाइम t/4 हुआ तो वहां पर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है और राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बॉडी दोबारा से रिटर्न करती है अपनी मीन पोजीशन को। और जब हाफ टाइम पास हो जाता है, हाफ टाइम का मतलब होगा जब आपके पास एंगल 180 होगा, आपकी दोबारा से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब इन पॉइंट्स को देखते हुए जरा ग्राफ को देखो, इनिशियली 0, फिर वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर वैल्यू हुई 0। क्या जिस तरह से साइन की वैल्यू चेंज हो रही है, क्या उसी तरह से हमारे पास ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी है इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है? और आगे जाते हुए जब हम कहते हैं कि बॉडी ने अब कहां जाना है, बॉडी ने अब इनर्शिया की वजह से जाना है लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ। तो बॉडी जब यहां से लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जाती है, ये आपका लेफ्ट एक्सट्रीम है, तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे हम एंगल को कितना ले लेते हैं, हम एंगल को ले लेते हैं कि लेट से वो हमारे पास 270 डिग्री है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है तो मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इन द एंड जब बॉडी उस एक्सट्रीम पोजीशन से रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा कहां पर आएगी, दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आएगी, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एंगल जब 360 डिग्री हुआ तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, 0। तो जिस पैटर्न के अंदर हम यहां पर साइन की वैल्यू को चेंज होता देख रहे हैं, जिस पैटर्न के अंदर हम साइन की वैल्यू को चेंज होता देख रहे हैं, हम उसी तरह से अपनी वाइब्रेटिंग बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को चेंज होता देख रहे हैं। इस वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव फॉर्म हम कंसीडर करते हैं वो क्या कंसीडर करते हैं, साइनोसाइडल। तो अब हमें एक रेफरेंस मिल गया, हमें क्या मिल गया, हमें एक रेफरेंस मिल गया। और वो रेफरेंस क्या है कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ को डिस्कस करना है तो हम उसकी शेप को क्या बनाएंगे, हम उसकी शेप को साइन फंक्शन की बनाएंगे। और यहीं से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो 3 ग्राफ हमने यहां पर डिस्कस करने हैं, और वो 3 ग्राफ क्या है, एक ग्राफ हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, एक ग्राफ हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी और टाइम का, और थर्ड ग्राफ हम जो डिस्कस करेंगे वो एक्सेलेरेशन और टाइम का ड्रॉ करेंगे। तो मैं इनको कॉमन ग्राफ ड्रॉ करूंगा कि एक ही मेरा वर्टिकल एक्सिस है, उस वर्टिकल एक्सिस के साथ पहले मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पर डिस्प्लेसमेंट को अलोंग y और टाइम को अलोंग x। नेक्स्ट, इसी ग्राफ के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एक और x एक्सिस को इंक्लूड करूंगा, और ये अब जो टाइम है ये हमारा सेकंड ग्राफ का होगा, और यहां पर अलोंग y क्या है, अलोंग y वेलोसिटी है। और थर्ड हम जो यहां पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे एक्सेलेरेशन का और टाइम का। उसके लिए भी हम यहां पर एक x एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ये टाइम एक्सिस, और यहां पर हमारे पास क्या आ रही है, एक्सेलेरेशन आ रही है। अब ग्राफ को समझिएगा, पहले आ जाएं रेफरेंस के ऊपर कि जो रेफरेंस ग्राफ है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट का। इस पूरे टाइम को, एक साइकिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब 4 पार्ट्स में जब डिवाइड करोगे तो यहां पर आपके पास टाइम क्या है, 0। यहां पर टाइम आपने ले लिया t/4, उसके बाद आपने टाइम ले लिया t/2, उसके बाद टाइम क्या होगा, 3t/4, और इन द एंड आपके पास टाइम कितना हो जाएगा, टाइम t हो जाएगा। अब इस टाइम t के ऊपर आप क्या करें, आप मेंशन करें कि आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। और यहां पर हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसमें बॉडी की मोशन स्टार्ट कहां से हो रही है, फ्रॉम मीन पोजीशन। इसका मतलब ये जितने भी ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो इसमें हमारा रेफरेंस क्या है, रेफरेंस मीन पोजीशन है, कि हमारी मोशन स्टार्ट मीन पोजीशन से हुई, और मीन पोजीशन को हम टाइम 0 के मुताबिक लेते हुए इन ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे। मीन पोजीशन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारा जब टाइम 0 होगा तो बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, 0 है। अब ग्राफ के पॉइंट्स को जरा ड्रॉ करके देखें। जब हमारे पास बॉडी टाइम 0 पर होगा आप कहोगे वहां तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, पहला पॉइंट ये आ गया। जब टाइम t/4 होगा आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम के अलावा क्या है, पॉजिटिव है, मैक्सिमम और पॉजिटिव। जब टाइम t/2 होता है, हमने भी एग्जांपल में देखा, बॉडी दोबारा मीन पर आ जाती है। और फिर जब टाइम 3t/4 होता है बॉडी कहां चली जाती है, एक्सट्रीम के ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम, और टाइम t के ऊपर
जब साइकिल कंप्लीट हुआ बॉडी की डिस्प्लेसमेंट दोबारा क्या हो गई, 0। अब इन पॉइंट्स को जब आप मिलाते हो तो इन पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास जो ग्राफ की शेप बनती है वो क्या बनती है, साइनोसाइडल। मतलब जो साइन फंक्शन का ग्राफ होगा उसकी शेप हमारे पास यहां बन रही होगी, ये ग्राफ की शेप है। अब रेफरेंस ग्राफ बन गया। अब आपने इस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से वेलोसिटी के ग्राफ को ड्रॉ करना। तो क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये था कि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होता है, उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो हमारे पास स्लोप होती है वो वेलोसिटी होती है। अब आप क्या करोगे, यहां पर हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ करोगे। अब मैं हर पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करने लगा। मैंने टाइम 0 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, मैंने टाइम t/4 पे टेंजेंट को ड्रॉ किया, मैंने टाइम t/2 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टाइम 3t/4 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, और इसी तरह से मैंने टाइम t पर टेंजेंट को ड्रॉ किया। अब मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, इन टेंजेंट को आपने रीड करना, क्योंकि जो आप टेंजेंट रीड करोगे आप स्लोप रीड करोगे, और जब स्लोप रीड कर लोगे तो वो स्लोप आपको किसका रिजल्ट देगा, वो आपको वेलोसिटी का रिजल्ट देगा। अब जरा मुझे बताएं कि जब बॉडी पॉइंट ओ पर है, टाइम 0 है, तो पॉइंट 0 के ऊपर आपकी स्लोप क्या है, आपका आंसर क्या होगा। आप कहोगे पॉइंट ओ के ऊपर आपका एंगल 90 डिग्री से क्या है, लेसर, आपकी स्लोप पॉजिटिव है, और t/4 के कंपैरिजन के अंदर मैक्सिमम है। क्यों, आगे जाते हुए स्लोप डिक्रीज कर रही है। तो पॉइंट ओ के ऊपर स्लोप पॉजिटिव है और मैक्सिमम है, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। पॉइंट t/4 पे चले जाएं, पॉइंट t/4 पे नजर आ रहा है कि आपका एंगल क्या है, 0 है। आप कहोगे यहां पर आपकी स्लोप क्या है, आपकी स्लोप 0 है, और अगर स्लोप 0 है दैट मींस आपकी वेलोसिटी 0 है। टाइम t/2, टाइम t/2 पे आप देखो तो आपका एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है। अगर एंगल 90 से ग्रेटर है आप कहोगे यहां स्लोप नेगेटिव है, लेकिन t/4 के कंपैरिजन के अंदर, t/4 के कंपैरिजन के अंदर आपकी स्लोप ज्यादा है, आप कहोगे नेगेटिव है, मैक्सिमम, क्योंकि 0 और t/2 दोनों ग्राफ एक जैसे हैं। तो जो रिजल्ट 0 पे आएगा वो t/2 पे आएगा, बस स्लोप चेंज होगी, एक पर पॉजिटिव तो एक पर नेगेटिव। तो यहां वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम और नेगेटिव। और 3t/4 के ऊपर आपका एंगल 0 है, एंगल 0 होने से आपकी स्लोप कितनी होगी, 0। दैट मींस आपकी वेलोसिटी भी क्या है, 0। और क्या O और T, 0 और T एक जैसे नहीं है, तो जो रिजल्ट आपका 0 पे आएगा वही रिजल्ट T पे आएगा। आप कहोगे अगेन यहां पर एंगल 90 डिग्री से लेसर है लेकिन स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप पॉजिटिव है, मैक्सिमम है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। अब जो वैल्यूज आप लोगों ने यहां पर आइडेंटिफाई की, आप उनको मार्क करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। 0 के ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, मैक्सिमम है, ये पॉइंट यहां पर आएगा। ये पॉइंट शो करेगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, मैक्सिमम है। टाइम t/4 के ऊपर आपके पास वेलोसिटी क्या है बच्चे, 0, क्योंकि स्लोप 0, यहां पर आपके पास स्लोप 0, वेलोसिटी 0। टाइम t/2 के ऊपर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव है, आपका पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। यहां पर आप कहोगे इस पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम तो है लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम है। टाइम 3t/4 पे स्लोप 0, आपकी वेलोसिटी क्या है, 0, और टाइम t के ऊपर स्लोप अगेन मैक्सिमम और पॉजिटिव। अब आप इन पॉइंट्स को मिलाओ। अब जब आप इन पॉइंट्स को मिलाते हो तो ग्राफ की शेप अब कुछ यूं बनती है कि वो ग्राफ स्टार्ट मीन से नहीं होता, वो ग्राफ एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जिस पॉइंट के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारी वेलोसिटी 0 होती है, क्या उस पॉइंट के ऊपर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम नहीं आ रही। इस पॉइंट को जरा सेकंड कीजिएगा कि जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आ रही है, क्या वहां वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम नहीं आ रही। और यही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं कि जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0, मीन पोजीशन, वहां वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम आ रही है। अब आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। अब आ जाओ आगे एक्सेलरेशन टाइम की तरफ। हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम स्लोप को कैलकुलेट करें तो हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम स्लोप फाइंड करेंगे वेलोसिटी टाइम की और आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक दफा
आप कह सकते हो कि हम दोबारा इसको रिवाइज करने लगे। अब रिवाइज करने के लिए दोबारा से टेंजेंट ड्रॉ करें। आपने इस पॉइंट 0 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, स्लोप 0 है। अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा t/4 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, स्लोप मैक्सिमम है, नेगेटिव है। t/2 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, स्लोप 0 है। 3t/4 पे टेंजेंट को ड्रॉ किया, आपके पास स्लोप मैक्सिमम और पॉजिटिव है, और टाइम t पे ड्रॉ किया, आपकी स्लोप क्या है, वो 0 है। अब मेरा नहीं ख्याल कि मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूं। अगर मैं डायरेक्ट भी लिखूंगा तो आपको समझ आनी चाहिए। अब मैं डायरेक्ट अगर इसको लिखता हूं तो देखें कि आपके पास 0 के ऊपर आपके पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, 0। मैंने यहां पर 0 को मार्क कर दिया। आपके पास टाइम t/4 के ऊपर एक्सेलेरेशन नेगेटिव है और मैक्सिमम है, इसका मतलब ग्राफ नीचे चला जाएगा। यहां पर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है और नेगेटिव है। टाइम t/2 के ऊपर आपकी दोबारा से एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि स्लोप 0 है। यहां पर आप दोबारा से 0 पे मार्क कर दोगे। फिर आगे जब टाइम 3t/4 हुआ, 3t/4 के ऊपर आपकी स्लोप दोबारा पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। सिमिलरली जैसे हम t/4 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी आप क्या कहोगे कि आपके पास एक्सेलेरेशन क्या है बच्चे, मैक्सिमम है और पॉजिटिव है। और इन द एंड जब पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ, यहां पर आपके पास स्लोप 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0, यहां पर दोबारा से पॉइंट यहां पर 0 आ जाएगा। अब आप इन पॉइंट्स को मिलाओ। अब जब आप इन पॉइंट्स को मिलाते हो तो देखो ग्राफ की शेप क्या बनती है। इन पॉइंट्स को मिलाने से क्या मैं कह सकता हूं कि ग्राफ की जो शेप बनी है वो साइन फंक्शन के रिवर्स बनी है? कि साइन फंक्शन को अगर आप उल्टा कर दो तो साइन फंक्शन के ग्राफ को उल्टा करने से आपके पास एक्सेलेरेशन और टाइम के ग्राफ की शेप बन रही है। फिर अगर आपके पास ग्राफ उसके रिवर्स बन रहा है तो फिर जस्टिफाई भी तो हुआ। क्या जस्टिफाई हुआ? एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। देखें, जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आ रही थी, उस पॉइंट के ऊपर आपकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी 0 है। जहां भी आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 आ रही है, वहां पर आपके पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और जहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम आ रही है, वहां पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू मैक्सिमम तो आ रही है लेकिन नेगेटिव आ रही है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह कि हमने पढ़ा था कि एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। इसका मतलब जब एक्सेलेरेशन हमारे पास नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। और जब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। तो यहां पर आगे चलें तो जब आप इस पॉइंट को देखते हो तो इस पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट आपके पास नेगेटिव है, मैक्सिमम है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलेरेशन क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी और मैक्सिमम होगी। और लास्ट में जब दोबारा डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आ गई, वो 0 आ गई। अब जो चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स में पड़ी थी आप उसको देखो तो वो 100% वेरीफाई होती हैं कि मीन पोजीशन के ऊपर जब टाइम 0 है, वो आपका क्या है, मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के ऊपर आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलेरेशन 0 है। और एक्सट्रीम पोजीशन t/4 पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है। अब ये जो ग्राफ आपके बने, ये ग्राफ हमारे पास इक्वेशंस को बनाने में भी हेल्प करते हैं कि हम इन ग्राफ्स को देखकर इक्वेशंस को बनाते हैं। जैसे पहला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का जो था वो साइन फंक्शन का ग्राफ था। इसी वजह से जब आप यहां से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे x इज इक्वल टू x0। x0 क्या, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इनटू साइन ऑफ थीटा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की शेप साइन फंक्शन के ग्राफ की शेप है। लेकिन वेलोसिटी के ग्राफ को देखो तो वेलोसिटी का ग्राफ साइन का नहीं है, वेलोसिटी का ग्राफ कॉस का है। क्योंकि कॉस 0 पॉजिटिव 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 नेगेटिव 1 होता है, कॉस 270 0 होता है और कॉस 360 0। इसका मतलब जो वेलोसिटी का ग्राफ है वो वेलोसिटी का ग्राफ किस शेप का है, कॉस फंक्शन का। इस वजह से वेलोसिटी के इक्वेशन के अंदर कॉस थीटा आता है। और जब आप ग्राफ देखते हो एक्सेलेरेशन का तो वो साइन थीटा के रिवर्स है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट के रिवर्स है। तो डिस्प्लेसमेंट के फार्मूला में पॉजिटिव साइन आया था, तो यहां पर साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा।
तो ये आपके पास इन ग्राफ्स के अकॉर्डिंग इनकी इक्वेशंस हैं। और यहां मैं एक बात को दोबारा से आपको बता दूं कि हमने जो तीनों ग्राफ ड्रॉ किए उसमें ग्राफ में हमने मोशन कहां से ली? क्या हमने ग्राफ की मोशन को मीन पोजीशन से लिया या हमने एक्सट्रीम पोजीशन से लिया? तो हमने तीनों के अंदर ग्राफ को कहां से लिया है? हमने ग्राफ को मीन पोजीशन से लिया। तो ये तीनों ग्राफ हमारे पास अगर बॉडी की मोशन मीन से स्टार्ट हो तो उसके लिए करेक्ट है। तो जब क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो आपने इस बात को याद रखना है। ये तीनों ग्राफ कब अप्लाई होते हैं? जब हमारी बॉडी की मोशन स्टार्ट कहां से हो? मीन से। और जिस तरह ग्राफ मीन से अप्लाई होंगे उसी तरह से ये तीनों की तीनों इक्वेशंस भी तभी अप्लाई होंगी जब हमारी मोशन स्टार्ट कहां से होगी? मीन से स्टार्ट होगी। अब आपको एग्जामिनर कई दफा ये बात रिवर्स करके पूछता है, और रिवर्स करके पूछते हुए वो ये कहता है कि बजाय हमारी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होने के, हमारी मोशन जो है वो स्टार्ट कहां से हो रही है? एक्सट्रीम के ऊपर। यानी जब टाइम की वैल्यू हमारे पास 0 है, एट टाइम t इक्वल टू 0, जो बॉडी है वो कहां पर है? बॉडी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है। अब रेफरेंस चेंज हो गया। पहले रेफरेंस क्या था? टाइम 0 के ऊपर बॉडी मीन पर है। अब रेफरेंस क्या है? टाइम 0 के ऊपर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है। अब ग्राफ कैसा बनेगा? अब दोबारा से हम वही काम करने लगे, लेकिन अब थोड़ा जल्दी करेंगे। अब मैं उस स्लोप को बार बार नहीं बोलूंगा कि स्लोप कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम, उस चीज का आपको आइडिया अच्छी तरह से है। तो एक तरह से आपका वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और हमें अपने एक नए रेफरेंस के मुताबिक कुछ नए ग्राफ मिल जाएंगे। दोबारा से 3 हमारे पास एक्सिस, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, एक वेलोसिटी टाइम के लिए और एक एक्सेलेरेशन टाइम के लिए। तो पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम, उसके बाद वेलोसिटी टाइम और फिर इन द एंड एक्सेलेरेशन टाइम। और यहां पर हम आज के टॉपिक को कंक्लूड भी करेंगे। दोबारा से टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। यहां टाइम 0, यहां पर टाइम आपके पास t/4, यहां टाइम आपके पास t/2, यहां पर टाइम 3t/4 और यहां पर टाइम आपके पास है t। और यही पॉइंट हमारे पास बाकी ग्राफ्स के अंदर भी होंगे और इन्हीं रेफरेंस को लेते हुए हम ग्राफ्स की शेप को ड्रॉ करेंगे और उनकी इक्वेशंस को लिखेंगे। अब जब हमने टाइम 0 पे कहा कि बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास अब जो मोशन है वो स्टार्ट मीन से नहीं हो रही, वो मोशन स्टार्ट एक्सट्रीम से हो रही है। कि लेट्स से मीन पोजीशन ये था लेकिन बॉडी यहां प्रेजेंट नहीं है, बॉडी अपनी किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे प्रेजेंट है, यहां पर ए पॉइंट के ऊपर। अब बॉडी जब पहले से एक्सट्रीम पॉइंट पे प्रेजेंट है बच्चे, तो जब टाइम t/4 गुजरेगा, टोटल टाइम का 4th पार्ट, तो क्या बॉडी टाइम t/4 पे मीन पोजीशन पे नहीं आ जाएगी? अगर टाइम 0 के ऊपर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है, तो जब टाइम गुजरेगा t/4, तो क्या t/4 टाइम के ऊपर बॉडी मीन पर वापस नहीं आ जाएगी? दैट मीन्स t/4 के ऊपर आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी। और जब टाइम t/2 पास करेगा तो t/2 का मतलब होगा कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करके वो एक लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंची होगी। यहां पर इस जगह वो होगी कब? जब टाइम t/2 होगा और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। और आगे जब आगे टाइम गुजरता है फर्दर, तो बॉडी वापस आएगी। इसका मतलब टाइम 3t/4 पे दोबारा मीन पर डिस्प्लेसमेंट 0, और जब टाइम t होगा उसका एक साइकिल, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई और बॉडी दोबारा से मीन पोजीशन पर आ गई। अब इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए ग्राफ को ड्रॉ करो। ग्राफ कैसा होगा? आप कहोगे कि जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और मैक्सिमम है, ये पॉइंट यहां पर आएगा। जब टाइम t/4 है आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब टाइम t/2 है डिस्प्लेसमेंट आपके पास मैक्सिमम है, नेगेटिव है, मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव है। और जब टाइम हमारे पास 3t/4 होगा, डिस्प्लेसमेंट दोबारा 0, और टाइम t पर
दोबारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम और पॉजिटिव। अब इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो अब मुझे जरा देख के बताओ कि क्या ये ग्राफ अब साइन का है या कॉस का है। और जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो क्या ये ग्राफ हमारे पास साइन फंक्शन का है या ये ग्राफ कॉस फंक्शन का है। बिल्कुल, ये ग्राफ कॉस फंक्शन का है। और क्या पॉजिटिव कॉस का या नेगेटिव कॉस का। ये ग्राफ पॉजिटिव कॉस का है या नेगेटिव कॉस का है, तो आंसर होगा ये ग्राफ पॉजिटिव कॉस का है। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को क्या लिखेंगे, एक्स नॉट साइन थीटा। तो आपको कॉस थीटा। अब आपको एक आंसर मिल गया कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा अप्लाई तब होता है जब हमारी मोशन स्टार्ट मीन से होती है। और अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे जहां मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो फिर एक्स नॉट कॉस थीटा यूज होगा। अब आगे चलें वेलोसिटी की तरफ। काम क्या करना है, हर पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करना है। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ किया और यहां ड्रॉ किया। अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट, आपने इसको सुनते जाना है और समझते जाना है। t/2 के ऊपर वेलोसिटी 0 होगी, t/4 के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव होगी, t/2 पे वेलोसिटी 0 होगी, 3t/4 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और पॉजिटिव होगी, और टाइम t के ऊपर वेलोसिटी 0 होगी। अब ये ग्राफ जब आपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बनाया तो इन पॉइंट को अगर आप लाइन से मिलाते हो, स्मूथ लाइन से, तो मुझे देख के बताओ अब वेलोसिटी के ग्राफ की शेप क्या है। क्या ये वेलोसिटी के ग्राफ की शेप साइन थीटा की है या नेगेटिव साइन थीटा की है। बिल्कुल, वेलोसिटी का ग्राफ जो बना उसकी शेप नेगेटिव साइन थीटा की है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट साइन थीटा। ये है बच्चे जब बॉडी की मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन। और नेक्स्ट वन, एक्सेलेरेशन। क्या करेंगे, दोबारा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट किस ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, अब वेलोसिटी के ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहां ड्रॉ किया टेंजेंट t/4 पे, t/2 पे, 3t/4 पे और टाइम t पे। अब जो टेंजेंट ड्रॉ किया उस टेंजेंट के अगेंस्ट अब आप क्या करो, वैल्यूज को देखो। तो हम जब देखते हैं पॉइंट जो t है वहां पर आपके पास क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव है। तो यहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव। t/2 के ऊपर एक्सेलरेशन 0, t/4 के ऊपर 0, t/2 के ऊपर मैक्सिमम और पॉजिटिव, 3t/4 के ऊपर 0 और t के ऊपर दोबारा से क्या है, मैक्सिमम और नेगेटिव। अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें। जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ की शेप ये बनेगी, किसके रिवर्स, कॉस थीटा के रिवर्स। तो कॉस के ग्राफ को अगर आपने रिप्रेजेंट किया था, डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के रिवर्स कॉस थीटा से, तो एक्सेलरेशन के ग्राफ को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, नेगेटिव कॉस थीटा से। और होना भी यही चाहिए था कि जो इक्वेशन आपके पास डिस्प्लेसमेंट की आई, एक्सेलरेशन की इक्वेशन उसके रिवर्स आएगी। तो a इज इक्वल टू माइनस a नॉट कॉस ऑफ थीटा। तो आपने इस टॉपिक के अंदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ्स को ड्रॉ किया लेकिन दो डिफरेंट रेफरेंस के साथ। और आपको सिर्फ ग्राफ की शेप नहीं पता चली, आपको उनके साथ साथ उनकी जो इक्वेशन है उसका भी आइडिया हुआ कि हमारे पास एग्जैक्टली जो इक्वेशन है वो क्या होगी। तो ये हमारे पास टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म्स का पहला पार्ट, जहां पर आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को ड्रॉ किया। कल जब हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, फिर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन को ड्रॉ करेंगे और फिर ये देखेंगे कि हमारे पास उनके ग्राफ की शेप्स क्या होती हैं। और फिर साथ साथ आगे जो वेरिएबल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, उनको डिस्कस करेंगे और उनके जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे। अभी आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। इरफान, क्या पूछना चाह रहे हो आप पूछे, फिर ताकि इसको हम क्लोज करें लेक्चर को। जी, क्वेश्चन जो है इरफान, व्हाट इज फेस कांस्टेंट। फेस कांस्टेंट भी पढ़ना है इरफान, अभी टॉपिक नहीं आया, जब टॉपिक आएगा पता चल जाएगा आपको फेस कांस्टेंट क्या होता है। कोई और, ग्राफ आते हैं बच्चे, ग्राफ क्यों नहीं आते, ग्राफ पीडीएफ डेली दिया करें, ट्राई करेंगे।
सबात और ललूनू जल्दी से पूछ लें। बच्चे वीडियो लैग कर रही है आपके एंड के ऊपर, आपका इंटरनेट स्लो है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी इनवैलिड हैं, पास पेपर भी इनवैलिड है, उनको नहीं करना। जो चीज सिलेबस में नहीं उसको करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर उनमें कोई क्वेश्चन सिलेबस का हिस्सा है इस साल, उनको कर लें। एक्सेलेरेशन कौन प्रोड्यूस करवाएगा? ऑब्वियसली बच्चे, हमारे पास जब बॉडी की पोजीशन को चेंज करेंगे तो उसके अंदर क्या होगी, एक फोर्स अप्लाई होगी, रीस्टोरिंग। वो रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर एक्सेलेरेशन को प्रोड्यूस करेगी। लास्ट एक्सेलेरेशन का वाला ग्राफ एक बार रिपीट कर दें। लास्ट जो ग्राफ है वो वेलोसिटी से आया। आपके पास स्टार्ट करें यहां से, यहां वेलोसिटी क्या चीज है, मैक्सिमम नेगेटिव, स्लोप मैक्सिमम नेगेटिव, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम नेगेटिव। यहां पर वेलोसिटी क्या है आपके पास, जीरो, एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो। यहां पर वेलोसिटी की स्लोप क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम पॉजिटिव। यहां वेलोसिटी की स्लोप क्या है, जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो। और यहां स्लोप क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम नेगेटिव। साइन की वैल्यू पहले और दूसरे में पॉजिटिव होती है। पेंडुलम में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है। रिपीट कर दें, काइनेटिक पोटेंशियल के इक्वल होने का मतलब है कि काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है या पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। ये इक्वल होने का मतलब है कि एक्सट्रीम पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल होगी, मीन पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक होगी। बच्चे ये एंगल जो है ना, आप गलती कर रहे हो। ये एंगल हम उसका एक्स एक्सिस से नहीं ले रहे मैस स्प्रिंग सिस्टम का। ये जो एंगल जीरो है ये बेसिकली उसकी पोजीशन है, उसके फेज है। फेज 0 डिग्री है कि वो किस जगह लाई करता है। बिल्कुल ये एलएमएस पे अपलोड हो जाएगा। चलें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। रीस्टोरिंग फोर्स की बात अभी हमने करनी है, तो इंशाल्लाह जो बाकी चीजें रह गई हैं वो हम कल करेंगे। वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एनर्जी कंजर्वेशन का टॉपिक है, एनर्जी कंजर्वेशन में हम करेंगे। अल्लाह हाफिज। बाकी जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह कल।